दोस्तों, इस वक्त मैं राजधानी दिल्ली के गोविंदपुरी इलाके में हूँ और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऑल इंडिया पासमानदा मुस्लिम महाज का जो दफ्तर है दिल्ली में, उसका आज इफ्तिताह हुआ है, उसका उद्घाटन हुआ है। और हमारे साथ मोहम्मद यूनिस साहब हैं जो चीफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं इस तंजीम के, इस ऑर्गेनाइजेशन से। बताया ये गया है कि ये तंजीम जो है पिछले कई सालों से काम कर रही थी, लेकिन 2021 में इसका रजिस्ट्रेशन हुआ और आज यानी 2024 में ये यहाँ पे दफ्तर भी खुल गया। और दफ्तर खुलने के पीछे मंशा यही है कि देश की राजधानी में भी पासमानदा समाज की जो मसाइल हैं उसकी तर्जुमानी करने के लिए एक संगठन, एक ऑफिस 24 आवर काम करे। तो हम आज बात करेंगे यूनिस साहब से कि आज जो आप इतने डेलीगेट्स आए, झारखंड से आए, बिहार से आए, उत्तर प्रदेश से आए, तेलंगाना से आए, तो किन किन विषयों पे बात हुई, पासमानदा समाज के क्या क्या इश्यूज हैं, किस तरह से आप लोग काम आगे करने जा रहे हैं। तो यूनिस साहब से बेहतर ये सारी बातों को बताने के लिए हमारे पास और कोई नहीं है। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी, थैंक यू। मैं आपको एक बात बताऊं कि आपने जो कहा कि ये रजिस्ट्रेशन इतना लेट क्यों हुआ जी, तो एक्चुअल में ये संगठन तो बहुत पहले से चल रहा है जी। और जैसा कि हमारे शारिक अदीब साहब ने बताया कि उनके वालिद साहब इसमें काम कर चुके हैं, हमारे शमीम साहब हैं वो भी कर चुके हैं। उसके बाद उन्होंने जो एजाज अली साहब और अली अनवर साहब ने संगठन में काम शुरू किया, तो उस वक्त जो काम ओबीसी के नाम से शुरू किया था इन लोगों ने। फिर बाद में जो लोग, इन दोनों लोगों में जो भी बात नहीं आपस में बनी तो अलग हो गए दोनों लोग। तो इन्होंने जो अली अनवर साहब हैं इसको ऑल इंडिया पासमानदा मुस्लिम महाज के नाम से संगठन को चलाना शुरू किया। तो अली अनवर साहब का ये रहा कि उन्होंने जो भी संगठन के साथ काम किया, ठीक है, उन्होंने एक किताब भी लिखी और अच्छा काम किया, लेकिन उन्होंने कभी इसका जो है रजिस्ट्रेशन नहीं किया। जब मेरी बात हुई, ये जो कोरोना का दौर आया तो उसमें क्योंकि हम सब लोग फ्री हो थे तो ये हुआ कि करें क्या। तो उस वक्त हम लोग ऑनलाइन का बड़ा दौर चल रहा था, तो ऑनलाइन मीटिंग करना शुरू किया। पासमानदा समाज के लोगों से जूम मीटिंग करते थे, तो रोज़ मीटिंग करते थे, कुछ काम था नहीं, घर बैठे बैठे कहाँ तक, तो रोज़ मीटिंग करते थे, लोगों को जोड़ते थे, बात करते थे। उसके बाद ये हम लोगों को, क्योंकि मैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जब पढ़ता हुआ मैं इलेक्शन लड़ा वहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट का, एमयू रिसर्च स्कॉलर एसोसिएशन का, तो मुझे उससे पहले अंदाज़ा तो था कि ये सब जो अशराफ, अजलाफ और ये जो अर्जाल ये सब होता है, लेकिन इतना नहीं अंदाज़ा था कि मुझे ये नहीं लग रहा था कि ठीक है थोड़ा बहुत होगा। लेकिन जब मैं इलेक्शन लड़ा तो मुझे ये पूरी तरीके से अंदाज़ा हो गया, क्योंकि जो लोग हमें लड़ा रहे थे वही बाद में वहाँ पे एक कैंटीन थी, वहाँ पे वो लोग बात, जब हम चले जाते थे तो बात करते थे कि अरे यार क्या बताएं कि और कोई कैंडिडेट नहीं है, वरना इस जुलाहे को जो है इलेक्शन लड़ाना ठीक नहीं लग रहा है, मतलब इसको वाइस प्रेसिडेंट एमयू रिसर्च एसोसिएशन का बनाना मुनासिब बात नहीं थी। लेकिन अब दूसरा आदमी इत्तेफाक से ये था कि वो भी कुरैशी था जो लड़का खड़ा हुआ था, तो उन्होंने कहा कि अरे उससे तो अच्छा यही है, अब कम से कम अपना साथी तो है। तो बहरहाल ये बात मुझे पता लगी कुछ लोगों के ज़रिए, तो मुझे लगा कि यार ये बात, जबकि उन्होंने साथ दिया, इसमें दो राय नहीं है, मैं जीता भी, इसमें दो राय नहीं है, जो सही बात है वो बोलेंगे, वो उन्होंने साथ भी दिया और हम लड़े भी, लेकिन उनके दिल में ये बात जो थी ना वो मुझे सामने आई। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अली अनवर साहब ने संगठन को चलाया, किताब लिखी, मसावात की जंग और बहुत सारे काम किए, लेकिन उन्हें जिस तरीके से इस संगठन को आगे बढ़ाना था वो किसी वजह से, जो भी वजह रही, नहीं कर पाए। हमने जब उनसे बात किया कि अली अनवर साहब इसको, इस संगठन को रजिस्टर करवाते हैं, तो उन्होंने कहा कि नहीं भाई रजिस्टर नहीं करवाएंगे। देखिए उन्होंने 1000 बातें की, अरे साहब आरएसएस देखिए कभी नहीं रजिस्टर नहीं हुआ, फला नहीं हुआ। हमने कहा भाई वो बहुत बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन, उनकी बात हम क्या करना है, लेकिन इसको रजिस्टर करवाना चाहिए। लेकिन वो राज़ी नहीं हुए किसी तरीके से, जो भी वजह रही हो उस पर हम नहीं जाना चाह रहे हैं। लेकिन उसके बाद हमने कहा कि ठीक है, अगर आप नहीं राज़ी हो रहे तो हम रजिस्टर करवा लेंगे इसको। तो हमने इसको अलीगढ़ में रजिस्टर करवा लिया, ऑल इंडिया पासमानदा मुस्लिम महाज के नाम से 2021 में। ठीक है, 2021 में इसका रजिस्ट्रेशन हमने करा लिया। उसके बाद फिर हम लोगों ने काम शुरू किया। तो इत्तेफाक ये है कि देखिए जो भी वजह रही हो उसके पीछे का रीज़न तो मुझे नहीं मालूम है,
लेकिन जब हम लोगों ने ये काम शुरू किया और थोड़ा ऑनलाइन मीडिया में और इधर उधर ये करने लगे, उसके बाद इस संगठन के लिए जो है मोदी जी ने जब आवाज़ उठाई, पसमानदा की बात करना शुरू किया, तो हम लोगों को उससे बहुत बल मिला। उसकी वजह ये थी कि अगर किसी देश का प्राइम मिनिस्टर पसमानदा की बात करता है तो फिर मीडिया, अब आज जो लोग जितने जान रहे हैं पसमानदा, वो पहले इतना पसमानदा को नहीं जानते थे। इसमें दो राय नहीं है, ये सच्चाई है, इसको तो हमें कबूल करना चाहिए। जो लोग भी बीजेपी या मोदी जी के ख़िलाफ़ हैं वो उनका अपना आउटलुक है, वो उनकी अपनी मर्ज़ी है। लेकिन मेरे कहने का मतलब ये है कि जब मोदी जी ने पसमानदा की आवाज़ उठाई, बात की, तो फिर मीडिया ने भी आवाज़ उठाना शुरू किया और लोगों ने भी बात करना शुरू किया। आज की डेट में हर पार्टी के यहाँ ये डिस्कशन का जो है डिस्कोर्स है, पसमानदा जो है डिस्कोर्स बना हुआ है। और आने वाले टाइम में हमें उम्मीद है, हम चाहते हैं कि सारी पार्टियाँ, जो भी पार्टियाँ हो, चाहे कांग्रेस हो, समाजवादी हो, आम आदमी पार्टी हो, बीजेपी हो, सभी पार्टियों में पसमानदा समाज के लोग हैं, उनको हिस्सेदारी मिलनी चाहिए, उनको आगे बढ़ाना चाहिए। हम लोगों का मकसद यही है कि जो वहाँ पे लोग हैं उन्हें आप दीजिए। हम ये नहीं कह रहे हैं कि बाहर से ले जाइए। आपके पार्टी के जो कैंडिडेट हैं, आपके पार्टी में जो मेंबर हैं पसमानदा समाज के हैं, और अगर वो इस लायक है, अब देखिए इसका पैरामीटर क्या है, इलेक्शन जीतना ही है ना। तो इलेक्शन किससे जीता जाता है? वोट बैंक से। तो वोट बैंक तो पसमानदा के पास है, 85% तो पसमानदा है, अशात तो 10-12% है। तो इसलिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं और आने वाले टाइम में हमें उम्मीद है कि और पार्टियां भी इसको आगे बढ़ेंगी। सर, मोदी जी और सियासत में हम आएंगे थोड़ी देर बाद। ठीक है। पहली बात जो बहुत ही अहम है, आज जो ये संगठन जो है आपका, जिसका दफ्तर दिल्ली देश की राजधानी में आज जो खुल गया जुलाई 2024 में, जी जी, तो इसमें किस किस राज्यों से डेलीगेशन आए थे और क्या काम होने वाला है, अभी आपकी प्रायोरिटी क्या है, ये जरा बता दीजिए। देखिए इसमें जो है झारखंड, बिहार, तेलंगाना, यूपी, दिल्ली, ठीक है जी, हरियाणा से ये लोग डेलीगेट्स आए हैं और ज़्यादा प्रदेश अध्यक्ष आए हैं जो भी, और जिम्मेदार लोग आए हैं। तो हम लोगों का मकसद ये है यहाँ पे दिल्ली में, जैसा कि आपने कहा ही है कि क्योंकि ये जो देश की राजधानी है और यहाँ से सब कुछ तय होता है, तो हम लोगों ने सोचा कि लखनऊ में हमारा ऑफिस अच्छा चल रहा है, लेकिन हम लोगों ने यही सोचा कि दिल्ली में एक ऑफिस ज़रूरी है, क्योंकि जो भी तय होता है वो दिल्ली से होता है। तो हमारा संगठन यहाँ पे काम करेगा और सरकार जो है उस पे उसके सामने अपनी मांग रखेगा, बात करेगा। और भी जो लोग यहाँ मतलब क्या क्या इश्यूज हैं, जरा 2, 4, 5 जल्दी से बताओ। हमारे इश्यूज ये है कि देखिए, पहला इशू ये है कि जो पसमानदा समाज के लोग हैं उनको हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। हिस्सेदारी मतलब राजनीतिक, हाँ, रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए उनके, जो हमारा जो वोट बैंक है या वोट है हमारा, जो जितने लोग हैं उसके हिसाब से हमारी। दूसरा ये है कि हमारा समाज बहुत पिछड़ा हुआ है, उनको एजुकेशन में आगे बढ़ाने के लिए कुछ सॉलिड काम होने चाहिए कि उनके लिए जो है स्कूल में स्कॉलरशिप और बहुत सारी चीज़ें हैं, किस तरीके से आगे बढ़ाएं। हम चाहते हैं कि उनके हेल्थ इश्यूज़ में बहुत परेशानी होती है, हेल्थ के लिए भी उनको, जबकि हेल्थ के लिए जो गवर्नमेंट कर रही है वो नाकाफ़ी है, हाँ, इस लेवल पे। दूसरा ये है कि हम चाहते हैं सोशल सिक्योरिटी मिले। सोशल सिक्योरिटी में एक चीज़ ये है कि देखिए, आज की डेट में, पहले आप लोगों ने सुना होगा कि हिंदू समाज में लोग घोड़े पे नहीं चढ़ने देना चाहते थे या इस तरीके से। मुसलमानों में ऐसा नहीं है, लेकिन आज भी अभी वहाँ पे गांव में और कई जगह पे इन लोगों में इतनी ये है कि इनके जो है कब्रिस्तान अलग है, इनको एक दूसरे शादी नहीं होती है आपस में एक दूसरे से। अभी भी कुछ जगह ऐसी हैं रिमोट एरिया में कि जो पसमानदा समाज का आदमी उनके सामने चारपाई पे नहीं बैठ सकता है। ये मुस्लिम समाज में अभी भी हो रहा है, अभी भी हो रहा है। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि किसी भी समाज के लिए, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, दुनिया में जो लोग पैदा हुए वो सब बराबर हैं, सब इंसान हैं, उनको सबको हक है, उनका सेल्फ रिस्पेक्ट है, उनको इस तरीके से हर्ट नहीं होने करना चाहिए और उनको सोशल सिक्योरिटी मिलना चाहिए। पसमानदा समाज को भी सोशल सिक्योरिटी मिलना चाहिए जिस तरीके से दलित समाज को मिला हुआ है। इस तरीके से कुछ रूल बनने चाहिए पसमानदा समाज के लिए भी, क्योंकि आज के डेट में भी जो अशराफ है वो कुछ समाज के लोगों को, चाहे वो नट हो, धोबी हो या किस इस तरीके के हलाल खोर हों,
उनको बहुत बुरी तरीके से उनका नाम लेते हैं, मतलब गलत तरीके से उनको जो है आवाज़ देते हैं या नाम लेते हैं, तो वो सब चीज़ों पे उन पे बैन लगना चाहिए। ये अच्छा, ये जो मिली तंजीमें हैं जी, उनके लीडरान ये कहते हैं कि हम मुस्लिम समाज के जो पिछड़े जो लोग हैं, जो बैकवर्ड हैं, जो दलित्स हैं, उनको साथ लाने के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। तो आपको क्या लग रहा है, कहाँ तक उनकी पहल जो है बिल्कुल सकारात्मक है, बिल्कुल पॉजिटिव है? मिल्ली तंजीम जो मुसलमानों की है उसकी बात कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और वो किसको, मुसलमानों को लाना चाहते हैं। वो कह रहे हैं कि मिली तंजीमें जो हैं, हाँ। उसमें जो बैकवर्ड क्लासेस के लोग हैं, जो पिछड़े हैं, जो पसमानदा है, उनको हम जगह दे रहे हैं। हाँ। हमारे नीतियों में बदलाव हो रहा है। आप इतना सवाल हमारे ऊपर मत उठाइए। नहीं, ठीक है, वो बदलाव करें, जरा हम देखें भाई। ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम, वो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में बताएं कौन पसमानदा है, ठीक है। नदवा में बताएं कौन पसमानदा है, देवबंद में बताएं कौन पसमानदा है, या और दूसरी जो वो इमारत शरिया है, या जितनी भी तंजीमें अभी तक हैं, कितने उसके प्रेसिडेंट पसमानदा बने। अच्छा, ये जो आप सवाल उठा रहे हैं कि नदवा हो या इमारत शरिया और जो भी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, ये बातें जब अली अनवर साहब की किताब 2001 में आई थी मसावात की जंग, उसमें भी इन बातों का जिक्र है। अभी 20 साल गुजर गया, क्या आपको लगता है कि उनके एटीट्यूड में कुछ बदलाव हुआ है कि नहीं? कोई बदलाव नहीं हुआ, 100% मैं ये कह सकता हूँ, कोई बदलाव नहीं हुआ। सिर्फ बातों में बदलाव हुआ है कि वो ये, जैसे अभी कुछ दिन पहले कोई मामला हुआ था, तो महमूद बंदी साहब ने पसमानदा की बात एक बार एक आवाज़ कुछ कहीं पे टीवी पे उन्होंने कही थी कि नहीं नहीं ये ठीक नहीं है। इससे तो काम नहीं चलने वाला है ना, कि ये कह दें कि नहीं ये ठीक नहीं है, उस पर सॉलिड काम होना चाहिए ना भाई। भाई आप एक बात समझिए, जुमे का नमाज जब होती है तो मस्जिदों के मेंबर पे कब्जा किसका है? अशराफों का है। सुनने वाले कौन है? पसमानदा बैठे हुए सुन रहे हैं, वो आके अपना बाकी टाइम में नमाज पढ़ाने वाले पसमानदा इमाम है, जुमे वाले दिन अशराफ आके खड़ा होता है, मेंबर पे बैठता है, तकरीर करता है, और अपनी उल्टी सीधी जो भी तकरीरें करके वो उसे करना कुछ नहीं है, उसे ये बताना है कि हम तुम्हारे जो है मालिक है, तुम हमारे गुलाम हो। उसका मकसद यही है, वो जो चाहता बोलता है। मेंबर पे जुमे के दिन हर जुमे में वो आता है, मेंबर पे बैठता है, और सामने पसमानदा बैठे होते हैं, उसमें 10-5 वो भी बैठे होते हैं अशराफ भी, उसे जो बोलना होता है बोल के चला जाता है। वो अपना सुनते रहते हैं, उन्हें ये भी नहीं पता है कि ये क्या बोल गया, वो उसे खुद भी नहीं पता होगा कि वो क्या बोल गया। अच्छा, हाँ। अच्छा, आपने मिली तंजीमों की तनकीद कर दी। आपने कुछ देर पहले मोदी जी का जिक्र किया था, और आपने कहा था कि जब मोदी जी ने भोपाल के अपने कॉन्फ्रेंस में पसमानदा की बात की तो उससे बड़ा बल मिला मुझे। जी। हम लोगों ने भी उस न्यूज़ को बहुत ही क्लोजली ऑब्जर्व किया, और आपको याद होगा कि मोदी जी ने उस वक्त कहा था कि मुसलमानों के अंदर में भी अनटचेबिलिटी है। जी। लेकिन जब यही मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा तो जो एनडीए या जो बीजेपी के जो वकील हैं या जो भारत सरकार के वकील हैं, वहां पे जाके इस तरह की दलील देते हैं कि इस्लाम में कोई जात पात नहीं है। तो जब बात पसमानदा मुसलमानों की, दलित मुसलमानों को हक देने की बात जब सुप्रीम कोर्ट में आती है, तो वहां पे ये लोग, बीजेपी के लोग या फिर सरकार के लोग पीछे हट जाते हैं। लेकिन जब रैली होती है तो वहां पर उनको पसमानदा की बातें बहुत याद आती है। तो आपको लगता है कि इसमें विरोधाभास है, इसमें कंट्राडिक्शन है उनके अप्रोच में? नहीं, ठीक है, ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि ये बात दुरुस्त है कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में इसके अगेंस्ट जो है बिल्कुल दिया है, इसमें दो राय नहीं है। और उसका हम लोगों ने मेमोरेंडम के जरिए भी, और हम लोगों ने उसको जो है कंडेम किया है कि ये बात ठीक नहीं है, क्योंकि जब दलित हिंदू को जो हक मिलता है वो दलित मुसलमान, दलित ईसाई को भी मिलना चाहिए। हम लोगों ने इस पे बात भी की, मेमोरेंडम भी दिए, और जो हमारे जो संवैधानिक तरीके हैं उसके हिसाब से हम लोग उस पर बात कर रहे हैं। वो एक अलग मसला है, कंट्राडिक्शन ज़रूर है। लेकिन जो बात हम कह रहे थे कि हमारे पसमानदा जो आंदोलन है उसकी बात करके मोदी जी ने हमें बल दिया, ये कि हमारा जो है एक तरीके से हम आगे बढ़े। उन्होंने एज ए प्राइम मिनिस्टर अगर कोई बात बोलता है, कोई देखिए, अगर आपकी समस्याओं के बारे में उन्होंने जिक्र किया तो टिकट बांटने में पसमानदा को क्यों भूल जाते हैं? आप बताइए, जो पार्टी 400 सीट जीतने की बात करती है वो सिर्फ एक मुसलमान को सीट देती है केरला से, जहां से बीजेपी की ताकत बहुत ही कमजोर है, बहुत ही छोटी पार्टी है वहां पे केरला में, उत्तर प्रदेश के मुकाबले में। और वहां पर भी एक हिंदू में खबर आई थी कि जहां प्रधानमंत्री जी की रैली थी
उस केरला में, वहां पे जो उनका खुद का मुस्लिम उम्मीदवार था उसको उन्होंने रैली में शामिल नहीं होने दिया, ताकि ये इमेज ना जाए कि ये पार्टी जो है वो हिंदुओं की नहीं है, मुसलमानों की पार्टी है। तो जब टिकट देने की बात आती है तो वो पार्टी क्यों पीछे हट जाती है? ये बात आपकी, मैं इसका जवाब देता हूँ। देखिए, इस पे हम लोगों की बात हुई जो बीजेपी के लोग हैं, इससे पहले हम लोगों ने बहुत सारे मेमोरेंडम बीजेपी, कांग्रेस, समाजवादी सबको दिया। तो बीजेपी के लोगों से जब ये बात हम लोगों ने रखा कि हमारे समाज के लोगों को आप टिकट दीजिए, पार्टी यहाँ पे बहुत सारे यूपी में जो ऐसी सीट हैं, तो उस संविधान वो इसमें जो है एमपी के उसमें इलेक्शन में कुछ ऐसी सीटें हैं जिसपे जो है पसमानदा समाज के बहुल क्षेत्र हैं कुछ। तो उसमें एक बात आई कि उनका कहना था कि भाई हम कोशिश कर रहे हैं कि आप लोग इस बात देखें कि कितना वोट बीजेपी को पसमानदा का मिलता है। भाई देखिए, उनका भी कहना दुरुस्त है कि जब पसमानदा समाज वोट देना ही नहीं चाहता बीजेपी को, तो बीजेपी कैसे देगी? लेकिन ये भी तो सवाल है कि पसमानदा समाज उनको वोट देना चाहता है, लेकिन वो अपनी नीतियां बदलने के लिए तैयार नहीं है। ये भी बात सही है, इस पे हमें आपकी बात बिल्कुल 100% मानेंगे। मतलब पहले नियत और नीति बदलेगी तभी तो लोग उनके साथ इस बात पे हमने अभी जो है जो इलेक्शन हुआ है, इसमें हम पूरी तरीके से आपको बताएं कि पसमानदा समाज का 15 से 20% वोट पड़ता बीजेपी को। ये हम लोग अच्छी तरीके से जानते हैं, हम लोग फील्ड में काम करते हैं। तो मतलब आपको लग रहा है कि 2024 में भी पसमानदा समाज का 15 से 20% पड़ता। लेकिन क्या हुआ कि जब फर्स्ट और सेकंड फेज का इलेक्शन होने के बाद जब कम्युनल राजनीति चली तो पसमानदा समाज पीछे, अच्छा ये देखिए, पीछे हट गया। इलेक्शन कमिश्नर ने भी कई बार क्या हुआ है कि बीजेपी द्वारा जो प्रचारित जो उनके जो प्रोपेगेंडा जो उनका कैंपेन था उसको उन्होंने रोका। मोदी जी ये बार बार अपनी रैली से कह रहे थे कि कांग्रेस पार्टी दलितों को और पिछड़ों का रिजर्वेशन छीन लेगी और वो जो है वो मुसलमानों को दे देगी। तो ये कम्युनल राजनीति अगर मोदी जी करेंगे तो कैसे पसमानदा समाज को वोट देगा? नहीं, ये बिल्कुल ठीक नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। चाहे वो राहुल गांधी हो, अखिलेश यादव हो, कोई नहीं, लेकिन राहुल गांधी ने तो ऐसी बात नहीं कही, बिल्कुल फैक्ट है, न कही है न ऐसा है। तो आपको दुख है? बिल्कुल ठीक नहीं है, ये बात ठीक नहीं है, इस बात को हम मानते हैं। राहुल गांधी ने ऐसी कोई बात नहीं कही, ना अखिलेश यादव ने। लेकिन मोदी जी, हाँ, मोदी जी ने कहा ये बात। अब वो लोग अपना बीजेपी का अपना नैरेटिव है क्या है वो समझे, उस पर हम ज़्यादा नहीं बात करना चाहते हैं। लेकिन इस बात इसमें कोई सच्चाई नहीं है और राहुल गांधी ने ऐसी कोई बात नहीं कही है, ये बात नहीं दुरुस्त नहीं है। उन्होंने इस तरीके की कोई बात नहीं की और ना ऐसा कुछ है। अच्छा, स्कॉलरशिप जो है जी, पहले मौलाना आज़ाद स्कॉलरशिप मुस्लिम बच्चों को मिलता था, जी, वो भी कम हो गया। और आप थोड़ी देर पहले मुझसे ये शेयर कर रहे थे कि इस बार का जो बजट है वो उसकी आप प्रशंसा कर रहे हैं, तो इसमें आपको नहीं लगता कि इसमें कंट्राडिक्शन है इसके बीच में? नहीं, जो स्कॉलरशिप है उसमें एक्चुअल में ये जो हम लोगों ने जहाँ तक बात की है कि उसमें जो है एक तरीके से ओवरलैपिंग थी, कुछ जो एक ही तरीके के स्कॉलरशिप दो जगह मिलती थी, ऐसा बताया जा रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है। ये है, देखिए बीजेपी का एक एजेंडा ये होता है कि जो भी वंचित समाज के लिए कोई पॉलिसी बनती है, खासकर मुसलमानों के लिए बनती है, तो वो ये बात कहते हैं, प्रचारित करते हैं कि जब एक जनरल स्टूडेंट्स के लिए कोई पॉलिसीज है तो मुस्लिम्स के लिए कोई पॉलिसीज अलग से क्यों बनाएं। लेकिन सवाल ये होता है कि जब समाज में मुस्लिम और दलित या पिछड़े अगर कमज़ोर हैं, तो अगर आपके लिए अगर उनके लिए स्पेशल अगर कुछ प्रोविज़न और पॉलिसीज नहीं बनाएंगे तो वो कैसे आगे बढ़ेंगे? उसमें एक चीज़ ये है कि जो इस तरीके की स्कॉलरशिप है, जिस तरीके से इन लोगों का कहना है कि इसमें पसमानदा को नहीं मिलता था, खास करके अशराफ किसी भी तरीके से। नहीं, ऐसा नहीं है, जेएनयू में बहुत सारे पसमानदा लोगों को मिलता था। नहीं, मैं एक बात जो उनका अपना सोचना है, उनका कहने का मतलब ये है, और हम लोगों ने मांग किया है कि इसको जो है बंद न करके बल्कि इसको एपीजे अब्दुल कलाम के नाम से, अगर मौलाना आज़ाद से कोई प्रॉब्लम है तो एपीजे अब्दुल कलाम के नाम से आप इसको स्कॉलरशिप को कंटिन्यू, हम लोगों की मांग है, ये बीजेपी से मांग है सरकार से कि उस स्कॉलरशिप को दोबारा शुरू किया जाए, एपीजे अब्दुल कलाम के नाम से शुरू किया जाए। अच्छा, मैं सिर्फ 2 छोटे से सवाल लूँगा, उसके बाद मैं आप ये इंटरव्यू हो जाएगा ख़त्म। आपने थोड़ी देर पहले बातचीत के दौरान एक बात कही थी कि हमारे संगठन में जो कोई भी जो मेंबर है वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का वो कैडर हो सकता है,
वो कांग्रेस का हो सकता है, वो समाजवादी पार्टी का हो सकता है, यहाँ तक कि वो बीजेपी का हो सकता है, हमें उससे कोई एतराज नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल नहीं एतराज है, किसी भी पार्टी का हो सकता है मेंबर। बस एक चीज़ है कि हमारे संगठन की एक विचारधारा है, एक लाइन है, उससे इधर उधर नहीं होना चाहिए। हमारे संगठन कभी कम्युनल बात नहीं करता है, नेशनलिस्ट व्यू होना चाहिए। हिंदू मुस्लिम या कोई और दूसरे को आपको टारगेट नहीं करना है, किसी तरीके से लड़ाई झगड़े की बात नहीं करना है, राष्ट्र की बात करना है, राष्ट्र को और सौहार्द कायम करना है, आपसी जो है एक दूसरे को मदद करना है। हमारी लाइन ये है कि हम कभी भी किसी भी पार्टी को अननेसेसरी किसी भी तरीके से ये नहीं करना है कि ये पार्टी पूरी तरीके से आउटराइटली रिजेक्ट नहीं करना है। नहीं, कोई पार्टी, सारी पार्टी ऐसी नहीं है कि सब बुरी है और सब अच्छी हैं, ऐसा नहीं है। अच्छी भी हो सकती है, बुरी, कुछ उनकी बातें बुरी भी हो सकती है, कुछ बातें अच्छी भी हो सकती है। अच्छा, एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ, कुछ पसमानदा लीडरों का कहना है कि समाजी इंसाफ और सोशल जस्टिस हमारा मेन फोकस है, लेकिन हम उस गोल को पाने के लिए जो भी सांप्रदायिक ताकतें हैं, जो भी मनुवादी ताकतें हैं, उनके साथ कोई भी किसी भी तरह का कोई समझौता, कोई भी अलायंस हम नहीं कर सकते हैं। और इसी कड़ी में वो कहते हैं कि बीजेपी के साथ किसी भी तरह का गठबंधन, किसी भी तरह के समर्थन जो है, ये पसमानदा समाज के लोग कभी भी उसको कबूल नहीं करेंगे। आपके संगठन का क्या व्यू है? देखिए, हमारे संगठन का व्यू इसके बिल्कुल अलग है। हम इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखते हैं कि कोई भी पार्टी या कोई भी संगठन, चाहे वो आरएसएस हो या बीजेपी हो, सारे लोग उसके बुरे हों, उनकी सारी नीतियां खराब हों, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम लोग चाहते हैं, ठीक है, उनमें अगर कुछ जो कमियां हैं उस पर बात करें, वाद विवाद करें, आपस में उनको बताएं कि ये बात ठीक नहीं है, समाज के लिए ठीक नहीं है। हम अपना व्यू रख सकते हैं उनके सामने, अगर वो सुधार करते हैं तो ठीक है, नहीं सुधार करते हैं तो हम उससे बिल्कुल, हमारा हक है कि हम उस पर एग्री नहीं होंगे। अगर वो कोई कम्युनल बात करते हैं या कोई इस तरीके, तो हम बिल्कुल उस पर एग्री नहीं होंगे। लेकिन हमारा मकसद ये भी नहीं है कि हम जो है इस तरीके से कोई वायलेंस क्रिएट करें या किसी तरीके की ऐसी बातें करें जिससे जो है समाज में जो है गलत धारणा पैदा हो। ये भी काम हम लोग नहीं करना चाहते हैं, और आउटराइटली किसी संगठन या किसी राजनीतिक पार्टी को हम लोग रिजेक्ट नहीं करते हैं, कोई भी, चाहे बीजेपी हो या आरएसएस हो, कोई भी हो। दोस्तों, इस वक्त हम बात कर रहे थे मोहम्मद यूनिस साहब से, जो कि चीफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाज के, और आज इनके लिए बहुत ही अहम दिन है। राजधानी दिल्ली में इनका जो संगठन है ऑल इंडिया मुस्लिम पसमानदा महाज, उसका दफ्तर का आज इनॉग्रेशन हुआ, और आज के बाद से ये जो संगठन है और ज़ोरों शोर से पसमानदा मुसलमानों के मसाइल को लेकर काम करेगी, और पसमानदा मुसलमान और उनकी राजनीति से लेकर जो भी थोड़े बहुत कन्फ्यूज़न थे, अलग अलग राय थी, इस पे यूनिस साहब ने बहुत खुल के बात की। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपका भी बहुत बहुत थैंक यू, शुक्रिया।